कहानी की शुरुआत में हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर पाई को देखते हैं, जिसका पूरा नाम पाई पटेल होता है। और उनसे मिलने एक राइटर आता है जो पिछले 2 सालों से अपनी किताब लिख रहा था। और 2 सालों की मेहनत के बाद उसने पाया कि वो कुछ भी नहीं लिख पाया और उसने सब कुछ फाड़कर फेंक दिया। अब पाई के मामा जी ने इस राइटर को पाई के पास भेजा है, ये कहकर कि पाई के पास एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है और उस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें ईश्वर पर भी विश्वास हो जाएगा। और तभी पाई उससे कहता है कि मैं ये तो नहीं कहता कि तुम्हें ईश्वर पर विश्वास होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें अपनी कहानी सुना सकता हूँ। वैसे मैंने रिचर्ड पार्कर के बारे में कई सालों से बात नहीं की। और इसके बाद पूरी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि पाई अभी बहुत छोटा है। पाई बचपन में पौंडीचेरी रहते थे और उनका जन्म एक हिंदू फैमिली में हुआ था, लेकिन पाई ईश्वर से काफी प्रेम करते थे, इसलिए वो सभी धर्मों को मानते थे। पाई चर्च भी जाता, नमाज भी पढ़ता और ईश्वर की प्रार्थना भी करता। और इन सब चीजों में पाई की माँ उसे हमेशा सपोर्ट करती थी और वो कहती है कि ये अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा है और एक दिन इसको अपने जवाब जरूर मिलेंगे। हालांकि इस चीज में पाई के पिता उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते और उसे ये समझाते हैं कि धर्म अंधकार है और इन सब में कुछ नहीं रखा। और यहाँ पौंडीचेरी में पाई के पिता का एक जू होता है, यानी कि चिड़ियाघर। और उस चिड़ियाघर में बहुत ही खूबसूरत जानवर होते हैं और इस चिड़ियाघर में एक बंगाल टाइगर भी होता है जिसका नाम होता है रिचर्ड पार्कर। हालांकि रिचर्ड पार्कर उस शिकारी का नाम था जिस शिकारी ने इस टाइगर को पकड़ा था। जब ये टाइगर छोटा होता है तो ये नदी के किनारे पानी पीने आता है और वो शिकारी इसको पकड़ लेता है और इसका नाम रखता है थ्रिस्टी। और जब इसे जू भेजा जाता है तो इसका नाम शिकारी के साथ बदल जाता है, यानी कि इसका नाम हो जाता है रिचर्ड पार्कर और शिकारी का नाम हो जाता है थ्रिस्टी। हालांकि सबको ये बात पता चल जाती है, लेकिन अब सब इसको रिचर्ड पार्कर नाम से ही बुलाते हैं। पाई जब 12 साल का होता है तो वो रिचर्ड पार्कर को अपने हाथ से एक मांस का टुकड़ा खिलाना चाहता है और रिचर्ड पार्कर भी उस टुकड़े को खाने वाला होता है, लेकिन तभी उसके पिताजी आ जाते हैं और उसे बहुत डांटते हैं और उसे सबक सिखाने के लिए वो रिचर्ड पार्कर के केप के पास एक बकरी के बच्चे को बांध देते हैं। और तभी रिचर्ड पार्कर आता है और उस बकरी के बच्चे को बड़ी बेरहमी से मारता है और ये देखकर पाई बहुत ज्यादा डर जाता है। और इसके बाद उसकी पूरी धारणा रिचर्ड पार्कर के लिए बदल जाती है। और अब वक्त बीतता है और पाई पटेल 16 साल का हो जाता है और 16 साल की उम्र में उसकी मुलाकात होती है आनंदी से और आनंदी से उसे प्यार हो जाता है। लेकिन तभी उसके पिता उसे बताते हैं कि हम पूरी फैमिली के साथ कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इनका जू होता है वो अब बंद हो रहा होता है, क्योंकि जिस जमीन पर इनका जू होता है वो इनकी नहीं होती, लेकिन वो जानवर इनके होते हैं। और पाई के पिता कहते हैं कि हम जानवरों को लेके शिप में जाएंगे और मैं अपने जानवर नॉर्दर्न अमेरिका में भेज दूंगा और हम कनाडा में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ मुझे कोई जॉब जरूर मिल जाएगा। और अब ये डिसाइड होता है कि पूरी फैमिली कनाडा शिफ्ट होगी। हालांकि पाई कनाडा नहीं जाना चाहता, वो इंडिया ही रहना चाहता है, लेकिन पाई की उम्र अभी इतनी भी नहीं है कि वो अपनी भी बात रख सके। और अब कनाडा जाने से पहले वो आनंदी से मिलता है, उसे बहुत दुख होता है। और इसके बाद ये दिखाते हैं कि पूरी फैमिली शिप में है। पाई और उसकी माँ वेजिटेरियन होते हैं, हालांकि उसका भाई रवि और उसके पिता दोनों नॉन वेजिटेरियन होते हैं। अब शिप में वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता तो उन्हें वहाँ पर बहुत समस्या होती है, लेकिन वो किसी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। अब जब उनका शिप विशाल समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच होता है तो एक तूफान आता है और उस वक्त पाई पटेल डेक पर होते हैं और पाई की पूरी फैमिली अपने अपने रूम्स में होती है। और इसके बाद ये दिखाते हैं कि शिप डूब रहा है और सब भाग रहे हैं। और तभी ये दिखाते हैं कि पाई भी अपनी फैमिली के पास जाना चाहता है, लेकिन एक क्रू मेंबर उसे सेफ्टी बोट पर फेंक देता है और उसे बोलता है कि तुम जाओ। हालांकि पाई यहाँ से जाना नहीं चाहता, वो अपनी फैमिली की मदद करना चाहता है। और जब पाई अकेला उस सेफ्टी बोट में होता है तभी हमें दिखाते हैं कि एक जेब्रा उसी बोट में कूदता है और उसके कूदने की वजह से वो रस्सी छूट जाती है और उनकी सेफ्टी बोट समुद्र में गिर जाती है। और अब उस बोट में जेब्रा और पाई होते हैं। तूफान बहुत तेज होता है और समुद्र की लहरें बहुत ऊंची ऊंची होती है। और तभी पाई देखता है कि समंदर में कोई तैर रहा है और पाई को लगता है कि ये कोई इंसान है और वो उसे बचाने के लिए एक ट्यूब फेंकता है ताकि वो उसे खींचकर अपनी बोट पर ले आए। और जब वो चीज उसके पास आती है तो वो देखता है कि वो रिचर्ड पार्कर होता है, यानी कि वो बंगाल टाइगर। अब पाई ये चाहता है कि वो बोट पर ना आए, लेकिन समुद्र की लहरें इतनी ऊंची होती है कि वो उनकी सपोर्ट से बोट पर आ जाता है और अब पाई उस बोट से नीचे कूद जाता है। लेकिन पाई के पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए उसे दोबारा बोट पर आना पड़ता है। और जब वो बोट पर आकर देखता है तो वहाँ पर रिचर्ड पार्कर नहीं होता, बल्कि वहाँ पर वो जेब्रा होता है। और अब जेब्रा उस बोट से नहीं हिल सकता, क्योंकि जब वो जेब्रा उस बोट पर कूदा था तो उसका पैर टूट गया था और वो अब एक जगह लेटा होता है। इसके बाद ये दिखाते हैं कि सुबह हो जाती है और तूफान थम जाता है, लेकिन बोट के अंदर अब पानी भर चुका है, जिसे पाई बाल्टी से बाहर निकालता है। और जब वो पानी फेंक रहा होता है तो तभी वहाँ से एक हाइना आता है जो अंदर छुपा होता है। दरअसल वहाँ पर टेंट टाइप होता है
है जिससे आधी से ज्यादा बोट कवर्ड होती है और उसी के अंदर वो हाइना छुपा हुआ होता है। पाई हाइना को देखकर कहता है कि शायद अभी नींद की दवा का असर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इन सभी जानवरों को जब समुद्र के सफर पर ले जाते हैं तो इन सभी को नींद की दवाई दी जाती है, क्योंकि जानवरों की समुद्र में तबीयत खराब हो जाती है। अब धीरे धीरे हाइना एक्टिव होता है और वो पाई पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन पाई ऊपर चला जाता है जहाँ पर वो टेंट होता है और अब हाइना उस तक नहीं आ सकता और उसके हाथ में एक डंडा भी होता है जिससे वो हाइना को पीछे कर रहा होता है। और तभी पाई देखता है कि एक चिंपैंजी केले के गट्ठों पर बैठा होता है और वो बहता हुआ जा रहा होता है। पाई उसे जोर से आवाज लगाता है और उसे अपनी बोट पर बुला लेता है और अब बोट पर ये 4 लोग हैं, पाई, जिब्रा, हाइना और चिंपैंजी। और अब बोट में पाई के लिए और चिंपैंजी के लिए खाना है, लेकिन हाइना के लिए नहीं, क्योंकि वो एक शिकारी जानवर है और वो रात को जिब्रा को मार देता है। और अब पाई को भी ये डर होता है कि रात को सोते वक्त हाइना उसे मार ना दे, इसलिए बोट से एक डंडा निकला होता है जिसमें एक ट्यूब होती है और उसी के सहारे वो बोट से बाहर लटक के रहता है। अगले दिन पाई कुछ बोट के सामान से एक तैरने वाला प्लेटफॉर्म बनाता है ताकि वो उसे समंदर में फेंक दे और वो वहाँ पर जाकर बैठ जाए ताकि वो इन जानवरों से बचा रहे। और अब जेब्रा को तो हाइना पहले ही मार चुका है और अब बोट पर ये 3 है, पाई, हाइना और चिंपैंजी। और पाई जब वो प्लेटफॉर्म बना लेता है तो तभी वो हाइना बाहर निकल जाता है और अब चिंपैंजी और हाइना की लड़ाई होती है। चिंपैंजी हाइना को एक थप्पड़ मारता है और नीचे गिरा देता है और ये देखकर पाई बहुत खुश होता है और तभी हाइना चिंपैंजी पर दोबारा से अटैक करता है और वो उसे मार देता है। हालांकि पाई उसे बचाने की काफी कोशिश भी करता है, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता। और अब पाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो चाकू निकालता है और हाइना को बोलता है कि चलो आओ। और तभी वहाँ से रिचर्ड पार्कर निकल कर आता है और वो हाइना को मार देता है। दरअसल रिचर्ड पार्कर भी नीचे छुपा हुआ था और इसके बाद वो पाई पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन पाई ने जो प्लेटफॉर्म बनाया होता है वो उसे समुद्र में फेंक देता है और उस पर जाकर बैठ जाता है और उस प्लेटफॉर्म को वो बोट से रस्सी से बांध देता है ताकि वो उससे दूर ना जा पाए। अब रात भर पाई उसी प्लेटफॉर्म पर रहता है और अब वो बोट पर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो बोट पर गया तो रिचर्ड पार्कर उसे मार देगा। लेकिन जब उसे भूख लगती है तो उसे बोट पर जाना पड़ता है, पर वो बोट के ऊपर नहीं जाता बल्कि नीचे खड़ा होकर बोट से सामान निकाल रहा होता है कि तभी रिचर्ड पार्कर उस पर अटैक करता है और इसके बाद वो अपने प्लेटफॉर्म को दोबारा से बोट से दूर कर लेता है। इसी के साथ ये भी दिखाते हैं कि उस सेफ्टी बोट में एक मैनुअल बुक भी होती है जिसमें ये लिखा होता है कि अगर आप समंदर में फंस जाए तो आपको क्या क्या करना चाहिए। उसमें एक मैप भी होता है, लेकिन पाई को मैप देखना नहीं आता। अब पाई वो सब कुछ करता है जो उस बुक में लिखा होता है और पाई ईश्वर से ये भी बोलता है कि तुमने मुझे बनाया है, तुम ही मेरा सब कुछ हो और अब तुम ही मुझे रास्ता भी दिखाओगे। और पाई जानता है कि समुद्र का सफर अब बहुत लंबा होने वाला है और जो प्लेटफॉर्म उसने अपने लिए बनाया है उस प्लेटफॉर्म पर बहुत लंबे समय तक नहीं रह जा सकता। इसीलिए वो तय करता है कि वो रिचर्ड पार्कर को ट्रेनिंग देगा ताकि उसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकामयाब रहती है। और यहाँ पर अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि रिचर्ड पार्कर जिब्रा को और हाइना को दोनों को खा चुका है। और सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि रिचर्ड पार्कर के पास पीने के लिए पानी नहीं होता और अब पाई उसकी मदद करता है। पाई उसे पानी पिलाता है और सीटी के जरिए उससे बात करने की कोशिश करता है, यानी कि उसे अपने थॉट समझाने की कोशिश करता है। लेकिन रिचर्ड पार्कर का रवैया अभी भी पाई के लिए अग्रेसिव होता है। पाई अब मछली पकड़ने की भी कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर रिचर्ड पार्कर की भूख आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो वो पानी में कूदकर उसे मार सकता है। पाई मछली पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती और इसके बाद होता भी वही है जो पाई ने सोचा होता है। रिचर्ड पार्कर समंदर में कूद जाता है, लेकिन वो मछली नहीं पकड़ पाता और तब वो पाई की तरफ बढ़ता है, लेकिन पाई जल्दी से रस्सी खींचकर बोट पर चला जाता है और अब रिचर्ड पार्कर नीचे है और पाई बोट के ऊपर। और रिचर्ड पार्कर बहुत कोशिश करता है कि वो बोट के ऊपर आ जाए, लेकिन बोट ऊंची होती है इसलिए वो ऊपर आ नहीं पा रहा होता और पाई उस प्लेटफॉर्म को भी ऊपर खींच लेता है जो उसने अपने लिए बनाया था और जिस पर वो बैठा रहता था। और इसके बाद वो एक कुल्हाड़ी निकालता है और वो रिचर्ड पार्कर को मारने वाला होता है कि वो रुक जाता है और पाई अपने आप से बोलता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। और उसके बाद वो अपना प्लेटफॉर्म दोबारा से समुद्र में डाल देता है और एक फट्टा बोट से लटका देता है, जिसका सहारा लेकर रिचर्ड पार्कर दोबारा से बोट में आ जाता है और पाई दोबारा से अपनी उसी जगह पर चला जाता है। अब पाई रिचर्ड पार्कर को बोट पर तो ले आता है, लेकिन उसकी भूख का क्या, रिचर्ड पार्कर अभी भी भूखा है। पाई तो बिस्किट खा लेता है, लेकिन रिचर्ड पार्कर के लिए कुछ भी नहीं है। और तभी पाई एक मछली पकड़ता है जो काफी बड़ी होती है और उसे कुल्हाड़ी से मार देता है और उसे मारने के बाद वो बहुत रोता है, क्योंकि वो एक शाकाहारी है और वो जीव हत्या के खिलाफ है। लेकिन इसके अलावा पाई के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो बोलता है कि थैंक यू भगवान विष्णु, मछली के रूप में आकर हमारी जान बचाने के लिए। और वो मछली वो रिचर्ड पार्कर को दे देता है और अब रात हो जाती है और रात को बहुत बड़ी वेल मछली उनकी बोट के पास आती है और वहीं पर जंप लगाती है और जंप लगाने से पानी बहुत जोर से हिलता है और जो प्लेटफॉर्म पाई ने अपने लिए बनाया था वो पूरी तरह से हिल जाता है और उसी प्लेटफॉर्म पर उसका सारा खाना और पानी होता है और वो सब का सब समंदर में बह जाता है। और अब पाई के पास ना खाने के लिए कुछ है और ना पीने के लिए पानी है। अब अगली सुबह पाई बोट पर कुछ लेने के लिए आता है, क्योंकि उस वक्त रिचर्ड पार्कर अंदर होता है और जब वो बोट पर आता है तो उसी वक्त रिचर्ड पार्कर भी बाहर आ
आ जाता है और तभी पाई से एक मछली टकराती है और वहाँ पर गिर जाती है और पाई उस मछली को उठाता है और रिचर्ड पार्कर की तरफ फेंकता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारे लिए है। और जैसे ही वो उस मछली को उसकी तरफ फेंकता है तो वो मछली उड़कर भाग जाती है। दरअसल ये उड़ने वाली मछली होती है। अब रिचर्ड पार्कर और पाई दोनों उस मछली की तरफ देख रहे होते हैं और तभी वो दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा मछलियों का झुंड उड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। और जब वो मछलियों का झुंड उनके आगे से गुजरता है तो बहुत सारी मछलियां उनकी बोट पर गिर जाती है और एक बड़ी मछली जो उन मछलियों को खाने आ रही होती है वो भी उनकी बोट में गिर जाती है। और उस मछली को रिचर्ड पार्कर खाना चाहता है, लेकिन पाई उस मछली को छीन लेता है और उससे बोलता है कि ये मछली मेरी है। और अब रिचर्ड पार्कर भी उस मछली को छोड़ देता है। हालांकि पाई शाकाहारी है, लेकिन अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो मछली खाना शुरू कर देता है। और इसी के साथ साथ पाई रिचर्ड पार्कर को ट्रेन करने की कोशिश करता है, उसे अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है। और इस बार पाई को काफी हद तक कामयाबी मिल जाती है, लेकिन अभी भी पाई उस बोट पर नहीं रह सकता क्योंकि जानवर का कोई भरोसा नहीं होता और वो कब हमला कर दे ये नहीं कहा जा सकता। अब इसी तरह से इन दोनों का सफर चल रहा होता है और एक रात को बहुत जोर से तूफान आता है और उस तूफान में इन दोनों की हालत खराब हो जाती है। और इसी के साथ साथ पाई का प्लेटफॉर्म भी पानी में बह जाता है जो उसने अपने लिए बनाया था। और अब पाई के पास अलग से रहने के लिए कुछ भी नहीं है और इसके आगे इन दोनों को बोट पर एक साथ ही रहना होगा। अब कुछ दिन बीतते हैं और इन दोनों की हालत खराब हो जाती है। रिचर्ड पार्कर भी एक ही जगह लेटा होता है, वो हिल भी नहीं रहा होता है। पाई उसके पास जाता है और उसका सर अपनी गोद में रखता है और बहुत रोता है। वो कहता है कि रिचर्ड पार्कर हम मर रहे हैं, लेकिन ईश्वर ने इन दोनों के लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक सुबह जब पाई की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उनकी बोट एक टापू के किनारे होती है। अब पाई उस टापू पर उतरता है और कुछ जंगली सब्जियां खाता है और वहाँ से आगे जाता है। और जब वो आगे जाता है तो उस टापू पर हजारों नेवले होते हैं और वहीं पर बीच में एक झील भी होती है। और पाई उस मीठे पानी की झील में जाकर नहाता है और तभी वहाँ पर रिचर्ड पार्कर भी आ जाता है जो नेवलों को खाकर अपना पेट भरता है। और शाम को पाई सोने के लिए एक पेड़ के ऊपर अपना इंतजाम कर रहा होता है और तभी वो देखता है कि सभी नेवले जो उस टापू पर होते हैं वो सब के सब पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और रिचर्ड पार्कर भी भागकर नाव में चला जाता है। लेकिन पाई को कुछ भी समझ नहीं आता। और रात को जब पाई की आंखें खुलती है तो वो तालाब में देखता है कि वहाँ पर जितनी भी मछलियां होती है वो सभी मर चुकी होती है और वो सब की सब पानी में गल रही होती है। इसके बाद ये दिखाते हैं कि पाई जिस पेड़ के ऊपर बैठा होता है उसी पेड़ पर उसके सर के ऊपर एक फल लगा होता है, लेकिन वो एक फल नहीं होता। पाई जब उसे खोलता है तो उसके अंदर एक इंसान का दांत होता है और जिसे देखकर पाई समझ जाता है कि ये आइलैंड एक आदमखोर आइलैंड है। दरअसल रात को उस आइलैंड का जितना भी पानी था वो रात को एसिड में बदल जाता था और पानी में जितनी भी मछलियां होती थी वो सभी मर जाती थी और वहीं पर गल जाती थी। और इसी वजह से वहाँ पर जितने भी नेवले थे वो सब के सब पेड़ों पर चढ़ जाते थे और रिचर्ड पार्कर भी भागकर नाव में चला जाता था क्योंकि रात को जो भी वहाँ पर रहेगा उसे सिर्फ मौत मिलेगी। दरअसल वो एक आदमखोर आइलैंड था जो कि पशु पक्षी आदमी किसी को भी मार सकता था। अब अगले दिन पाई बहुत सारी सब्जियां खाता है और अपने लिए बोट में बहुत सारी सब्जियां, पानी और रिचर्ड पार्कर के लिए बहुत सारे नेवले रख लेता है क्योंकि अब उन्हें यहाँ से आगे का सफर तय करना है। अब पाई पूरी तैयारी करने के बाद सीटी बजाता है और जोर से रिचर्ड पार्कर को आवाज लगाता है और अब रिचर्ड पार्कर भी भागकर बोट पर चढ़ जाता है। अगर वो रिचर्ड पार्कर को इस आइलैंड पर छोड़ता तो वो मर जाता, इसलिए उसे वो अपने साथ ले जाता है और इससे आगे वो बहुत लंबा सफर तय करते हैं और फाइनली वो मैक्सिको के बीच पर पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर रिचर्ड पार्कर उतरता है और जंगल की तरफ जाता है। पाई भी थककर वहीं किनारे पर पड़ा होता है और पाई सोचता है कि रिचर्ड पार्कर उसे पीछे मुड़कर जरूर देखेगा, लेकिन वो उसे पीछे मुड़कर नहीं देखता और वो जंगल में चला जाता है। और इस बात से पाई को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो बच्चों की तरह रोने लगता है। और तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो पाई को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। और अब यहाँ से कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर पाई बड़ा है और उस राइटर को वो कहानी सुना रहा है। अब पाई उस राइटर को बोलता है कि ईश्वर हमेशा मेरे साथ था और अगर मैं उस आइलैंड पर नहीं पहुंचता तो मैं मर जाता और अगर मुझे वो दांत नहीं दिखता तो मैं हमेशा के लिए उसी आइलैंड पर रह जाता और वहीं पर खो जाता। लेकिन ईश्वर हमेशा हर कदम पर मेरे साथ था। पहले उसने मुझे उस आइलैंड पर आराम दिया और उसके बाद मुझे अपना आगे का सफर जारी रखने का संकेत दिया। और पाई बोलता है कि अगर रिचर्ड पार्कर नहीं होता तो शायद मैं भी जिंदा नहीं होता। उसने मुझे जिंदा रहने की एक वजह दी, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब आप किसी को अलविदा ना कह पाओ। और वो कहता है कि मेरे पिता ने जो कुछ भी मुझे सिखाया उसी की वजह से मैं जिंदा रह पाया। काश मैं उन्हें थैंक यू कह पाता, काश मैं रिचर्ड पार्कर को ये कह पाता कि अब सब कुछ ठीक है और ईश्वर हमारे साथ है और मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। अब वो राइटर से बोलता है कि कुछ चीजों पर तो मुझे यकीन ही नहीं होता। और तभी पाई उससे कहता है कि उस जहाज में सिर्फ अकेला मैं ही बचा था, इसलिए जापानीज शिपिंग कंपनी ने 2 लोगों को मेरे पास भेजा क्योंकि वो इंश्योरेंस वालों को कुछ रिपोर्ट देना चाहते थे। और जब मैंने ये पूरी कहानी उनको सुनाई तो उनको इस कहानी पर यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमें कुछ ऐसा बताओ जिस पर हम यकीन कर सके और लोग यकीन कर सके। और इसके बाद मैंने उन्हें एक मनगढ़ंत कहानी सुना दी और उस कहानी की कॉपी अभी भी मेरे पास है और वो कॉपी उस राइटर को दे देता है।
इसके बाद पाई उससे पूछता है कि तुम्हें कौन सी कहानी अच्छी लगी। वो बोलता है कि पहले वाली जिसमें शेर है। पाई बोलता है कि थैंक यू। और तभी वो राइटर उससे पूछता है कि क्या आप मुझे इस कहानी को लिखने देंगे। और पाई कहता है कि क्यों नहीं, मामा जी ने इसीलिए तो तुम्हें मेरे पास भेजा है। और इसके बाद पाई की फैमिली आ जाती है और वो उस राइटर को अपनी फैमिली से मिलवाता है। और अब पाई की शादी हो चुकी है, उसका एक बेटा है, एक बेटी है और अब वो अपनी लाइफ में काफी खुश है। हालांकि पाई ने अपनी पूरी फैमिली को उस दुर्घटना में खो दिया था, लेकिन जिंदगी चलते रहने का नाम है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें।